नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कड़वा है तो सच है में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। सन 632 से 1030 महमूद गजनी के मौत तक का इतिहास आप मुझसे सुन चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे मोहम्मद गौरी के 17 आक्रमणों पर। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के निर्माणकर्ता त्रिदेव है, वैसे ही कासिम गजनी गौरी भारत के विध्वंसकर्ता त्रिराक्षस है। इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के नाम पर जो नरसंहार का तांडव इन इस्लामी गुंडों ने रचाया है, उनका कोई प्रतिवाद आपको इतिहास में दूसरा नहीं मिलेगा। इतिहासकारों ने इन अरबी लुटेरों के नरसंहार लूटपाट को अंधकार से भरे हुए भारत के मध्यकाल को स्वर्ण युग के रूप में चित्रण किया है। इन लौंडेबाजों, शराबियों, क्रूर शासकों का महिमा मंडन किया है। इनकी क्रूरताओं का भी ऐसा वर्णन किया गया है कि आज के मुसलमान उस महिमा मंडन को ही सच मानकर गर्व महसूस करते हैं। अपने ही पूर्वजों के अत्याचारियों की जयंतियां मनाने में गर्वानुभव करते हैं। गजनी और गौरी का नाम एक साथ क्यों लिया जाता है? हालांकि गजनी के 140 साल बाद आया था मोहम्मद गौरी। 17 बार आक्रमण किए। दोनों के लूट और अत्याचार एक जैसे थे, सिर्फ अंत ही अलग था। जहां गजनी अपनी सारी लूट गजनवी ले जाने में सफल हुआ, गौरी का अंत आक्रमणों के बीच में ही हो गया। गौरी को हिंदू तलवारों का कड़वा स्वाद झेलना पड़ा था। उसकी कहानी प्रचंड पराजय और बंधक काल से भरी हुई है। 1175 गौरी ने प्रथम आक्रमण मूल स्थान यानी मुल्तान पर किया। सोने की इस नगरी को लूटकर खून से नहलाकर यह लुटेरा गजनी लौट गया। इसके बाद गौरी उत्तर पश्चिम सिंधु क्षेत्र और भट्टी राजपूतों की राजधानी पुंछ की ओर बढ़ा। उसके सैनिक धोखे से प्राचीर के भीतर घुस आए। भट्टी शासक काटे गए और सदैव की भांति उनकी स्त्रियों को घसीटकर गौरी के हरम में ले जाया गया। लूट की सफलता से अति उत्साहित गौरी ने दूसरा धावा किया गुजरात में अनिलवाड़ पाटन पर, लेकिन फंस गया। वघेल वंशज राजा भीमदेव ने मोहम्मद गौरी को पीट पीट कर इतना बुरा हाल किया कि अगले 20 वर्षों तक गुजरात की ओर नजर डालने की हिम्मत नहीं हुई। मोहम्मद गौरी ने हिंदू राज्यों को छोड़कर पंजाब के मुस्लिम राज्यों को लूटना शुरू किया। 1189 पेशावर पर हमला किया और दुर्बल गजनवियों से राज छीन लिया। जीत के जोश में गौरी आगे बढ़ा लाहौर दुर्ग की ओर। यह दुर्ग हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित था, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने किया था। यानी कि अकबर ने पैदा होने के भी 400 साल पहले लाहौर दुर्ग को गौरी ने मलिक शासकों से 1181 में छीन लिया था। इन झूठे इतिहासकारों का एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया। खुसरो मलिक 2 या 3 पीढ़ी पहले ही हिंदू हुआ करते थे। उसने बिना लड़े लाहौर दुर्ग और अपना खजाना गौरी को सौंप दिया। अपने पुत्रों को बंधक रखना पड़ा। इसी राजा द्वारा लगान के एवज में पुत्र बंधक रखा हो यानी गिरवी रखा हो, ऐसा पहला विवरण यही मिलता है। इस जंगली परंपरा की शुरुआत यही से हुई है। बाद में बहुत से आक्रांताओं ने इसका अनुसरण किया। सन 1182 गौरी ने देवालयपुर को अरब सागर तक जीत लिया। लूट का सारा माल लेकर गजनी लौट गया। 1184 क्षमता से अधिक नजराना ना दे पाने की वजह से खुसरो मलिक ने नजराना भेजना बंद कर दिया। तब गौरी इन्हें सबक सिखाने वापस आया। मलिक को हटाकर अपने अनुचर हुसैन खारमिल को सियालकोट का दुर्ग सौंप दिया। एक राजा की गद्दी एक गुलाम को दे दी। अपमानित खुसरो मलिक ने हिंदू गखर जाति से सहायता मांगी। दुर्भाग्य से कश्मीर के हिंदू शासक राजा चक्रदेव का गखरों से बैर था। चक्रदेव ने गखरों के विरुद्ध गौरी की सहायता की। फलस्वरूप हिंदू गखर और हिंदू कश्मीर सैनिक आपस में ही लड़े और इन इस्लामी जिहादियों को भारत विनाश का एक नया रास्ता दिखा दिया। गौरी अपनी हार निश्चित देखकर छल कपट पर उतर आया। उसने
शर्त रखी कि अगर खुसरो मलिक स्वयं उसके खेमे में आकर संधि की वार्ता करे तो वो अपना घेरा हटाकर गजनी लौट जाएगा। खुसरो मलिक संधि वार्ता करने आया और बंदी बना लिया गया। पंजाब और सिंध पर गोरी का एकाधिकार हो गया। 1892 गोरी के ही आदेश पर मलिक को कारागार में मार दिया गया। इस परिपाटी को कई बार इस्तेमाल किया गया। अकबर ने असीरगढ़ का इसी हथियार से विनाश किया था। गोरी की नजर थी अजय मेरू और दिल्ली पर, जिसका शासक था पृथ्वीराज चौहान। गौरी ने सरहिंद, आज के भटिंडा के दुर्ग पर प्रहार किया। सैनिक कम थे। अचानक हमला हुआ, लेकिन वो छोटी टुकड़ी डटी रही और गोरी के छक्के छुड़ा दिए। गोरी को छोटी सी टुकड़ी से हार दिखाई दी। उसने फिर उसी छल कपट का सहारा लिया। दुर्ग के सेनापति को संधि वार्ता करने बुलाया गया। सीधा और सच्चा हिंदू सेनापति समझ नहीं पाया। संधि वार्ता करने आया और बंदी बना लिया गया। दुर्ग के सैनिकों से भी आत्मसमर्पण करवा लिया गया। सरहिंद की हार का पता चलते ही पृथ्वीराज ने सेना भेजकर भटिंडा नगर दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग हाथ से खिसकता देखकर गौरी दौड़ा चला आया, लेकिन पृथ्वीराज के देशभक्त सैनिकों ने इस टिड्डी दल का छक्का छोड़ा दिए। अब आया कन्नौज का राजा जयचंद, जो आज भी देशद्रोह का पर्यायवाची है। पृथ्वीराज से निजी बैर के चलते जयचंद ने गौरी की मदद करने का आश्वासन दिया। थानेश्वर से 15 मील दूर तराई के मैदानों में भीषण युद्ध हुआ। जैसे हर आक्रांता को भारत भूमि से वापस भगा देते। 400 सालों के मुस्लिम आक्रमणों से निरंतर घटती हिंदू सीमाओं को नहीं समझ पा रहे थे भारत के शासक। क्यों नहीं समझ पा रहे थे? भीमदेव और पृथ्वीराज आपस में ही लड़ पड़े आबू की राजकुमारी के लिए और अपनी शक्ति का नाश कर बैठे। हर दूसरी कहानी में आपको आपसी बैर का चर्चा मिलता है, जिसका फायदा इन लुटेरों ने भली भांति उठाया। पृथ्वीराज के भ्राता समर सिंह ने भी गोरी को बुरी तरह घायल किया था। गोरी को बंदी बनाया था और दोबारा मुक्त भी कर दिया। हारा हुआ गोरी वापस गजनी लौट गया। कन्नौज के जयचंद ने संपर्क बनाए रखा और 1,20,000 गुंडों का दल लेकर फिर चल पड़ा। छल कपट करने की सोचकर उसने पृथ्वीराज के चरणों में अपना जागीरदारी पट्टा रख दिया और सोचा कि जब उसने पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार कर ली है तो उसे सेना समेत दिल्ली आने दिया जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज उसकी चाल समझ गए। उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं को भी सचेत कर दिया हिंदू भगवा ध्वज के नीचे एकत्रित होने के लिए। मुस्लिम इतिहासकारों ने हमेशा हिंदू सेना को बढ़ चढ़कर ही बताया है। पृथ्वीराज की सेना में 5 लाख घुड़सवारों की संख्या बताई गई है, ताकि हारने पर कह सके कि हिंदू सेना बड़ी थी। भयंकर युद्ध छिड़ गया। पृथ्वीराज ने गोरी की सेना का बुरा हाल कर दिया। रणभूमि से भागता हुआ गोरी तराई में शरण ले बैठा। रात्रि युद्ध बंद रखने की प्रार्थना की। धर्म युद्ध की परंपरा को पृथ्वीराज मान गए। इन अधर्मियों के लिए ये भी गोरी की चाल थी। आधी रात को अचानक सोते हुए सैनिकों पर गोरी के कसाईयों ने हमला कर दिया। पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए। पृथ्वीराज ने गोरी को अपना अभयदान याद दिलाया तो गोरी ने कहा, मैं बेवकूफ नहीं जो हाथ आए शत्रु को क्षमा कर दूं। पृथ्वीराज और उनके कवि मित्र चंद्रबरदाई को गजनी लाया गया। पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई। पृथ्वीराज शब्दवेदी धनुष कला के लिए विख्यात थे। नशे में चूर गोरी और उसके दरबारियों ने इस कला का प्रदर्शन की इच्छा जताई। बंदी पृथ्वीराज लाया गया बीच मैदान में और उसे लोहे की थालियां बजा बजाकर अपने बाणों से इन थालियों को भेदना था। थालियां बजती रही और पृथ्वीराज सटीक निशाना लगाते रहे। गोरी ये खेल देख रहा था, अट्टहास करता जा रहा था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को इशारा किया। पृथ्वीराज ने गोरी के अट्टहास की दिशा में बाण चलाया। बाण सीधा गोरी के कंठ में जा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इसका चर्चा मिलता है पृथ्वीराज रासों में। गौरी की मौत पर इतिहासकारों का भिन्न मत है। गौरी ने दिल्ली की गद्दी पर अपने गुलाम ऐबक को बैठा दिया। पृथ्वीराज के पतन के बाद अजय मेरू में हाहाकार मच गया। हर मंदिर मस्जिद बना दिया गया। अजय मेर के प्रासादीय दुर्ग को
गोरी की सहायता करने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे में और विशाल देव की पाठशाला को मस्जिद में बदल दिया गया, जिसे आजकल गरीब नवाज और 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से जाना जाता है। अजमेर के राजपूत और अनेक जाट राजाओं ने घृणित मुस्लिम शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ऐबक विद्रोह दबाने आया। बुलंदशहर के डोर शासक जटवान समर भूमि में बलिदानी हुए। डोर सेनापति चंद्रसेन चौधरी ने ऐबक का डटकर सामना किया। उसी का संबंधी अजयपाल मोटी घूस लेकर ऐबक से जा मिला और इस तरह मेरठ भी हिंदुओं के हाथ से चला गया। पृथ्वीराज के भाई हेमराज ने रणथंबोर के दुर्ग को घेर लिया। गोरी की गुलाम स्वीकार कर चुके और अपने कुल पर कलंक लगा चुके पृथ्वीराज के पुत्र गोड़ा से वीर चौहानों ने शासन छीन लिया। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदुओं ने दुर्बल राजा और देशद्रोही राजा को कभी मान्यता नहीं दी। अब जयचंद की बारी थी। मलेच्छ सहयोगी और देशद्रोही ने अपने बंधु बांधवों की सहानुभूति खो दी थी। गोरी के गुलाम ऐबक के हाथ से शासन छूटता देखकर गोरी दौड़ा आया। ऐबक की सेना भी मिल गई। इनका युद्ध हुआ जयचंद से। कन्नौज और इटावा के बीच यमुना तट पर भीषण युद्ध हुआ। हताश गोरी हारने ही वाला था कि इतने में एक बाण जयचंद की आंखों के रास्ते खोपड़ी भेद गया और सेना धराशायी हो गई। यमुना तट पर कितनों का खून बहा पता नहीं, कितनी स्त्रियों का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ पता नहीं, कितने हिंदू मस्तक कटकर गिरे पता नहीं, कितने शिशुओं को काटकर उनके चिथड़े चारों ओर बिखेर दिए गए पता नहीं। इस चंदावर संग्राम में जयचंद का विशाल राज्य भी गोरी के अधीन हो गया। गोरी बढ़ चला हिंदुओं के पवित्रतम तीर्थ वाराणसी की ओर। वाराणसी जयचंद की ही दूसरी राजधानी थी। 1000 मंदिरों को लूटकर उन्हें मस्जिद बना दिया गया। विश्वनाथ मंदिर, देशद्रोही जयचंद के राजप्रासाद और नागरिकों को लूटकर सोने चांदी का विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया। नरसंहार और स्त्री अपमान से मुस्लिमों ने पूरे नगर में प्रलय मचा दी। कोई घर नहीं बचा जहां सुन्नत ना हुई। गोरी ने 1400 ऊंटों पर लूट का माल लिया और गजनी लौट गया। हेमराज चौहान ने अजमेर पर अधिकार किया। दिल्ली मुक्ति के लिए सभी राजपूत राजाओं को एकत्र होने के लिए संदेशा भेजा ही था कि अजमेर का घेराव हो गया। रसद मार्ग रोका गया। हेमराज ना तो प्रजा को भूखा मरता देख पा रहे थे, ना ही मुस्लिमों की परोसी खीर ही खा सकते थे। वीर हेमराज ने अग्नि स्नान कर लिया। 1196 गोरी फिर आया। राजपूतों और भाटी द्वारा प्रचंड विरोध हुआ। गोरी किसी तरह जीत सका। दक्षिण में ग्वालियर को घेर लिया गया। राजा सुलक्षण पाल ने अपने दुर्ग की रक्षा बड़ी वीरता से की। अंत में गोरी को अपना घेरा उठाना ही पड़ा। लेकिन कपटी गोरी ने अपने मातहत बहाउद्दीन तुगरीन को दुर्ग घेरने भेज दिया। 18 महीने के घेराव के बाद दुर्ग खाली करना पड़ा। गोरी का सारा जीवन लूट के अभियान चलाते, लूटे हुए राज्यों पर अपने पसंद के शासक बैठाते, फिर उठते विद्रोह को शांत करते ही निकल गया। 632 से 1175 ईस्वी तक के सारे लुटेरों ने सिर्फ भारत की संपत्ति लूटने और इस्लाम फैलाने का ही कार्य किया था। लेकिन गौरी ने एक कदम आगे बढ़कर भारत के प्रदेशों में मुस्लिम शासन बढ़ाने का कार्य किया। कुछ इतिहासकार गोरी की मौत दमयक में 15 मार्च 1266 ईस्वी तो कुछ 1206 ईस्वी में मानते हैं। दमयक के पड़ाव में हिंदुओं का एक छोटा सा दल गोरी के खेमे में घुस आया और गोरी के सर को धड़ से अलग कर दिया। गोरी का जन्म 1149 बताया जाता है, तो 1266 की तारीख तर्क संगत नहीं लगती है, या तो 1206। तो दोस्तों, यहाँ अंत हुआ गोरी का और उसके अत्याचारों का। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगला एपिसोड होगा उस बख्तियार खिलजी का जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।